Hello student, welcome to our channel Science Cinema by RJ. Myself Rajni Shakar. Today we are going to discuss बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी और उसमें आज का जो टॉपिक है वो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड में जो हमने टूल पढ़ा था, जो नेक्स्ट वीडियो जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर जो टूल था वो हमने क्या पढ़ा था, एंजाइम, और उसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। देखिए स्टूडेंट, एंजाइम जो था और एंजाइम में भी हमने अलग अलग एंजाइम पढ़े थे, चाहे वो लाइसिस हो, चाहे वो क्लीवेंजिंग एंजाइम हो, चाहे वो लाइगेज हो। अलग अलग एंजाइम के बाद में आप याद करिए जो विचलनकारी एंजाइम थे यानी क्लीवेंजिंग एंजाइम थे, उसके हमने अलग अलग टाइप पढ़े थे और उस टाइप में एक हमने पढ़ा था एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, और थर्ड जो है जो हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी में जिसका यूज हो रहा है वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और वो भी हमने इसके अंदर जान लिया था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड का ही यूज क्यों करते हैं और जो फर्स्ट और थर्ड है उसका यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये अनुक्रम की यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की पहचान भी करता है और साथ साथ दोनों तंतुओं को काटने का काम भी करता है। अब हम जानने वाले हैं कि इसमें ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है क्या, और एक बात और ध्यान से समझने वाली ये है कि क्या प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ही सीक्वेंस से कट करता है या फिर सभी के लिए अलग अलग सीक्वेंस होते हैं। तो स्टूडेंट, सभी जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं, यानी अलग अलग स्पेसिफिक साइट उनकी होती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं इको आर आई फर्स्ट जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसी तरह हिंद सेकंड भी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब एक बात समझिए, जैसे हम इको आर आई या हिंद सेकंड की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकी नेमिंग किस तरह से होती है। तो इको आर आई की बात करें तो इसे बोल जाता है इस्चीरिचिया कोलाई। इस्चीरिचिया कोलाई की अगर हम बात करें, इस्चीरिचिया कोलाई यानी इस्चीरिचिया कोलाई में ये ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस्चीरिचिया यानी ये एक जीनस है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई एक जीनस है। जीनस मतलब वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो भी नेमिंग है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में उसका जो फर्स्ट लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, वंश को रिप्रेजेंट करता है। जो कोलाई है यानी वो सेकंड जो दो लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इसकी जाति यानी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर क्या है इसके अंदर, आर प्रभेद को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेन मतलब जैसे इस्चीरिचिया जो है इको आर आई फर्स्ट जो है ये क्या है, आर जो है इसके अंदर इस्चीरिचिया में कौन सा स्ट्रेन होता है, RY13। इसका मतलब ये RY13 की जगह क्या लिखा जाता है, आर लिखा जाता है। इसका मतलब आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रभेद को। और ये आई नहीं है, इको आर आई नहीं है, ये क्या है, इको आर फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब ये किस ऑर्डर में ऑब्टेन किए गए, यानी ऑर्डर। इसका मतलब इसका क्रम, यानी इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को किस क्रम के अंदर ऑब्टेन किया गया, यानी किस क्रम में इसको खोजा गया, सॉरी हम बात करें प्राप्त किया गया। खोजा गया और प्राप्त किया गया दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। उसी तरह हम बात करते हैं हिंद सेकंड की, तो उसमें भी यही है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में एच क्या है, ये क्या है, जीनस है जी, एच। जीनस बोले तो जीनस कह दीजिए, हिंदी में हम कहें तो ये क्या है, वंश है। इन्फ्लुएंजाई, इन्फ्लुएंजाई क्या है, स्पीसीज यानी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी क्या है इसका, प्रभेद यानी ये इसका स्ट्रेन है। और सेकंड क्या है, इसका ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर है किस तरह से, यानी इसका क्रम है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हिंद सेकंड जो है वो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसको सबसे पहले प्राप्त किया गया, सबसे पहले प्राप्त किया गया। अब समझिए, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसके पीछे तो सेकंड लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि इसको सबसे पहले प्राप्त किया गया। ठीक है, इसका मतलब प्राप्त किया गया और आइसोलेट किया गया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको प्राप्त तो पहले कर लिया गया पर इसको आइसोलेट क्या किया गया, बाद में किया गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हिंद सेकंड बोला जाता है। अब
चाहे इको आर आई फर्स्ट हो, हिंद सेकंड हो, ठीक है, या फिर बाम H1 हो। ये H1 जो है अलग अलग जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, आज के समय अगर हम बात करें तो लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजे जा चुके हैं, जो प्रत्येक जो हम बात करें डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उसको पर्टिकुलर सीक्वेंस से, अलग अलग सीक्वेंस से कट करने का काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से निश्चित अनुक्रम से काटते हैं। अब देखिए निश्चित अनुक्रम होता कैसे है। जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले इको आर आई फर्स्ट की, तो इको आर आई फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इको आर आई फर्स्ट में जैसे आप समझिएगा कि कोई डीएनए है और उसका सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरह से है। डीएनए के सीक्वेंस में कुछ इस तरह का सीक्वेंस हमें मिला। हमें पता है कि ग्वानिन का उल्टा होता है साइटोसिन और एडेनिन का अपोजिट होता है थाइमिन, यानी इसके अपोजिट में क्या लिखा जाएगा, थाइमिन। बेस पेयर जो है यहां ग्वानिन का उल्टा साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, ठीक है, एडेनिन एडेनिन और ग्वानिन। आप यूं भी समझ सकते हैं कि एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैलिंड्रोमिक का मतलब ये है कि आप लेफ्ट से राइट जब जाते हैं या राइट से लेफ्ट जब आते हैं तो एक सा सीक्वेंस आपको दिखाई देना चाहिए, यानी बेस पेयर का सेम सीक्वेंस आपको दिखाई देना चाहिए। जैसे जी ए ए टी टी सी, और यहां से भी आप जब नीचे से यानी हम बात करें कि लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो यहां भी क्या है, जी डबल ए डबल टी सी। आप ये समझ लीजिए, जैसे मैं एक नाम लिखता हूं यहां मैडम, अब समझिए कि आप इसको लेफ्ट से राइट पढ़िए या भले ही राइट से लेफ्ट पढ़िए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी चाहे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है, यानी हम बात करें कि उनकी रीडिंग जो है वो सेम रहनी चाहिए। अब जैसे हमने ये पर्टिकुलर सीक्वेंस लिया, अगर मैं इसको इको आर आई फर्स्ट से काटूंगा तो इसको ये कहां से काटेगा, इको जो है वो ग्वानिन एडेनिन के बीच में से काटता है। कहां से काटेगा, ग्वानिन एडेनिन के बीच में। बट याद करिएगा कि यहां जो कट लगाएगा ये कैसा कट लगाता है, स्टिकी एंड कट लगाता है, चिपचिपे सिरे बनाता है, यानी ग्वानिन एडेनिन को यहां से और ग्वानिन एडेनिन को यहां से, और ये दोनों को इस तरह से काट के दोनों सिरों को, क्योंकि याद कीजिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड जो है वो निश्चित अनुक्रम की पहचान कर रहा है। जैसे इको आर आई फर्स्ट का काम क्या है, ग्वानिन एडेनिन के बीच में से काटना। इसका मतलब इसने अनुक्रम की पहचान कर ली कि इसको काटना कहां है, ग्वानिन एडेनिन, और दूसरा दोनों सिरों को काटेगा। इसका मतलब दोनों तंतुओं को काटने का काम करेगा, दोनों स्ट्रेन्स को काटने का काम करेगा। तो इसने यहां भी कट लगाया और यहां भी कट लगाया, और इसके कट लगाने से ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से बन गया। अब समझिएगा कि अगर मैं इसको अलग अलग लिखता हूं तो अलग अलग ये किस तरह से लिखा जाएगा, ये अलग अलग कुछ इस तरह से होगा। आप समझिए कि इसको आप यूं लिख सकते हैं, ये जो शिरा है इसमें यहां एक स्टिकी एंड आ गया, और पीछे का सीक्वेंस क्या रहा आपके पास, एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन। उसी तरह अगर हम बात करें कि यहां एक स्टिकी एंड है और ये सिरा, यहां का सीक्वेंस क्या रहा, यहां भी यहां का सीक्वेंस क्या रहा, यहां ग्वानिन है, और ये एक सीक्वेंस आपको यहां मिल गया। अब नेक्स्ट जो हम बात करें, ये नीचे वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से हुआ, इसको मैं यहां बना देता हूं, नीचे वाला जो पार्ट है उसको, ये कुछ इस तरह से होगा। अब नीचे वाले पार्ट में क्या है, जैसे समझिए यहां आपको क्या मिला, ये जी ग्वानिन, और यहां क्या है, नीचे का सीक्वेंस क्या है, साइटोसिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन और एडेनिन। इस तरह से ये आपको क्या मिल गए, यहां स्टिकी एंड मिल गए, यानी जब ये जुड़ेंगे तो इन्हीं सिरों से ये जुड़ेंगे, यानी हमें क्या ऑब्टेन हो गए, स्टिकी एंड ऑब्टेन हो गए। इसका मतलब चिपचिपे सिरे हमें यहां क्या हो गए, प्राप्त हो गए, चिपचिपे सिरे, स्टिकी एंड, चिपचिपे सिरे यानी स्टिकी एंड। एक बात समझिए कि सभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हैं क्या वो सभी चिपचिपे सिरों से काटेंगे, यानी उनको काटने से चिपचिपे सिरे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ सीधे सिरे भी हमें मिलते हैं, यानी ब्लंट एंड भी मिलते हैं,
जैसे सेकंड की अगर हम बात करें, हिंद सेकंड की, तो ये हिंद सेकंड किस तरह से काटता है तो समझिएगा। जैसे आपके पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आपने लिया, जो आपके पास क्या है, GTC GAC, ये सीक्वेंस आपने लिया। उसी तरह गवानिन का उल्टा साइटोसिन, थाइमिन का उल्टा एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन और गवानिन। अब देखिए गवानिन और साइटोसिन के बीच में से ये क्या करेगा, कट लगाएगा इन सेकंड। ये यहां से भी गवानिन साइटोसिन के भी और यहां भी नीचे भी, क्योंकि दोनों सिरों को काटने का काम करेगा। और ये सीधे सिरे हैं, यानी ये कौन से एंड से काट रहा है, ब्लंट एंड से काट रहा है। क्योंकि आप ये समझिए कि ये दो टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से, और यहां भी दो टुकड़े अलग, तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा GTC और नीचे CAG, और उसी तरह इस साइड भी GAC और नीचे CTG। यानी समझे, यानी दो तरह के कट आप समझ गए होंगे, एक स्टिकी एंड है और एक कौन सा एंड है, ब्लंट एंड है। यानी इस तरह से जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो अलग अलग तरीके से इसको काटते हैं। अब एक बात समझिए स्टूडेंट, आपने एक बात यूं तो समझ ली कि एंजाइम जो होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं, किस लिए, क्योंकि हमें डीएनए को सेल से निकालना है, कोशिका से बाहर निकालना है। और कोशिका में कहां से, न्यूक्लियस में, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ कहां है, न्यूक्लियस में, केंद्रक में। उसके लिए हमने एंजाइम पढ़े, उसमें भी उसके बाद जो डीएनए हमें ऑब्टेन हुआ उसमें से हमें क्या चाहिए, हमें वांछित डीएनए चाहिए, रिक्वायर्ड डीएनए चाहिए, ओरिजिन डीएनए चाहिए। यानी जो डीएनए हम जो चाहें उन लक्षणों का वाहक हो, यानी जो रिक्वायर्ड जो करेक्टर हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन में लेके जा सके। इसके लिए आप एक बात समझिए कि आपने डीएनए को तो ऑब्टेन कर लिया, डीएनए को कट तो लगा लिए, पर ये डीएनए के पूरे टुकड़े को अलग अलग पार्ट में से काट देगा, क्योंकि जहां भी इसको जैसे हम बात करें गवानिन एडेनिन मिलेगा वहां ही कट लगा देगा। तो डीएनए में बहुत सारे बेस पेयर हैं, अब उसके अंदर बहुत सारे इस तरह से टुकड़े हो जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा टुकड़ा चाहिए, और उस टुकड़े को हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा जो है रिक्वायर्ड कैरेक्टर वाला जो है वो डीएनए है, वो डीएनए का फ्रेगमेंट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस फ्रेगमेंट को ऑब्टेन करने का तरीका जानना पड़ेगा, और वो ऑब्टेन करने का तरीका होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी वो एक तकनीक है जिससे वांछित डीएनए को हम क्या करते हैं, जितने भी टुकड़े होते हैं उनमें से वांछित डीएनए को एक सीक्वेंस से ऑब्टेन करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और ताकि हम उसको किसके साथ जोड़ सकें, प्लाज्मिड यानी वाहक के साथ जोड़ सकें। तो अब हमें ये देखना है कि वो वांछित डीएनए हमें किस तरह से प्राप्त हो रहा है, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस तरह से वर्क करता है। स्टूडेंट हम बात करेंगे कि वांछित डीएनए जो है, यानी जो फ्रेगमेंट हमें चाहिए वो हम किस तरह से उसकी पहचान करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लेते क्या है, एक बड़ी सी प्लेट लेते हैं। मान लीजिए आपने एक बड़ी सी प्लेट ली और उस प्लेट के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी डीएनए के टुकड़े जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर डालने के कारण जो टुकड़े बने हैं उनको हम क्या करेंगे, माइक्रोपिपेट की सहायता से इसके अंदर डाल देंगे। यानी एक बात समझिए कि हमने सबसे पहले प्लेट ली और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर कल्चर मीडियम डालते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कल्चर मीडियम डालने की क्या जरूरत है, अभी आप कह रहे हैं कि डीएनए डालना है, तो इस कल्चर मीडियम की इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो समझिएगा स्टूडेंट कि कल्चर जो मीडियम है वो रिक्वायर इसलिए होता है कि अगर डीएनए का फ्रेगमेंट अगर हवा में रहेगा तो वो डीएनए जो है वो नष्ट हो जाएगा, और उसको नष्ट होने से बचाने के लिए हमें संवर्धन माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम कल्चर मीडियम कहते हैं। अब एक बात समझिए कि कल्चर मीडियम जो है वो हमें ऑब्टेन कहां से होता है और कौन सा कल्चर मीडियम इसमें यूज होता है। तो इसमें कल्चर मीडियम यूज होता है एग्रोज जेल। अब देखिए एग्रोज जो है वो एक कल्चर मीडियम है जो हमें ऑब्टेन होगा कहां से, सीवीड से, यानी एक समुद्री खरपतवार से हमें ये ऑब्टेन होता है। अब देखिए ये एग्रोज है क्या, तो स्टूडेंट अगर आपने बायोमोलिक्यूल की जो वीडियो है उसमें देखा हो तो हमने कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया था, यानी अलग अलग पार्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था, और आगे आने वाली वीडियो जो है उसके अंदर भी हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। वहां अगर आपने पढ़ा हो तो एग्रोज जो होता है वो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम कहें जटिल कार्बोहाइड्रेट
और जटिल कार्बोहाइड्रेट कितना कहते हैं आप समझ गए होंगे कि ये पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड। और ये एक पॉलीसैकेराइड होता है जिसका हम यूज करते हैं, किसके अंदर यूज करते हैं? कल्चर मीडियम के अंदर यूज करते हैं। इतनी बात समझे आप। इसके बाद सबसे पहले हमने क्या लिया? एक प्लेट ली, उसके अंदर एग्रोज जेल को डाला। एग्रोज जेल एक संवर्धन माध्यम प्रदान कर रहा है ताकि जो डीएनए के फ्रेगमेंट आप इसमें लेंगे वो डीएनए के फ्रेगमेंट, डीएनए के टुकड़े नष्ट ना हो। अब आप क्या करते हैं? इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से यहां हम दो पोल इसमें ऑब्टेन कर लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक धन आवेशित सिरा और एक ऋण आवेशित सिरा। अब एक बात समझिए, अब हम क्या करेंगे? माइक्रोपिपेट की सहायता से इसमें डीएनए के जो टुकड़े हैं वो डाल देंगे। मान लीजिए डीएनए के टुकड़े हैं जो हमने इसके अंदर डाल दिए, इस तरह से अलग कलर से दिखा देते हैं। ये डीएनए के फ्रेगमेंट हैं जो हमने इसके अंदर डाल दिए। अब सबसे पहले जो डीएनए के फ्रेगमेंट थे वो रेंडमली थे। रेंडमली मतलब जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की तब तक कोई भी टुकड़ा कहीं था, यानी उसका कोई सीक्वेंस नहीं था। पर जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और आपने एक बात बड़ी पढ़ी होगी पीछे की छोटी क्लासों के अंदर कि जो है कि सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो विजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और जो समजात आवेश होते हैं यानी एक जैसे आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो उसी तरह डीएनए भी नेगेटिव चार्ज है। तो आप समझ गए होंगे कि डीएनए कहाँ जाएगा? धन आवेशित जो पोल है, धन आवेशित पोल है उसकी तरफ जाने का प्रयास करेगा। अब आप एक बात समझिए, आप यूं समझ लीजिए कि कोई दौड़ है, उसमें एक तो वजनी कोई व्यक्ति है भाग ले रहा है और एक हल्का है, यानी शरीर उसका हल्का है, ज्यादा भारी नहीं है। यानी अब उस दौड़ के अंदर आप समझिए कि कौन ज्यादा भागेगा? जिस व्यक्ति का वजन कम है, जो हल्का सिरा है, वो जल्दी भागेगा। यानी कहने का मतलब हम बात करें कि वो जल्दी से दौड़ में यानी फुर्तीला होगा। उसी तरह हम बात करें कि धनावेशित सिरा है और डीएनए जो है वो ऋण आवेशित है। इसका मतलब जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना जल्दी कहां पहुंचेगा? धन आवेशित सिरे की तरफ पहुंचेगा। तो थोड़ी देर बाद आप इसमें क्या देखेंगे? जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रोवाइड कर देंगे तो जो सिरे हैं वो डीएनए के साइज के अकॉर्डिंग, यानी हम बात करें धनावेशित सिरे के ऊपर डीएनए का जो साइज है, यानी हम बात करें उसके फ्रेगमेंट का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। इसका मतलब सबसे छोटे जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद इस तरह से हम बात करेंगे ये फ्रेगमेंट क्या होते जाएंगे? अरेंज होते जाएंगे, यानी छोटे फ्रेगमेंट, उसके बाद उससे बड़े फ्रेगमेंट, उसके बाद उससे बड़े फ्रेगमेंट यानी टुकड़े। इस तरह से ये इसके ऊपर क्या होते जाएंगे? अरेंज होते जाएंगे। पर आप समझिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि क्या हमें दिखाई देंगे? तो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये इसके अंदर जो है कल्चर मीडियम के अंदर है और बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है इनकी, ये दिखाई नहीं देंगे। तो दिखाई देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करना है। देखिए स्टेनिंग के लिए आप यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर इथिडियम ब्रोमाइड, तो हम इसके ऊपर क्या डालेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। अब हमने क्या किया? इस पर इथिडियम ब्रोमाइड डाला, इथिडियम ब्रोमाइड। अब इथिडियम ब्रोमाइड जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेन किया तो क्या ये दिखाई देंगे? अब भी ये दिखाई नहीं देंगे। तो इथिडियम ब्रोमाइड के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? यूवी रेज को इसके ऊपर डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें जिसके ऊपर डालते हैं, तो जैसे ही आप अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे, इसके ऊपर पराबैंगनी किरणें डालेंगे, तो ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं वो ऑरेंज कलर में चमकने लग जाएंगे, यानी अलग से विजिबल होने लग जाएंगे। किस कलर में? ऑरेंज कलर में। अब ये ऑरेंज कलर में डीएनए के फ्रेगमेंट आपको विजिबल होंगे और विजिबल होने के बाद आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा फ्रेगमेंट चाहिए। और जैसे ही उस ऑरेंज कलर में जब विजिबल होंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस कल्चर मीडियम से
इस एग्रो जेल से इस फ्रेगमेंट को, यानी जो भी ओरिजिन डीएनए है, जो भी रिक्वायर्ड डीएनए है, यानी जो भी वांछित डीएनए है, उसको अलग करना है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप वांछित डीएनए को एग्रो जेल से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब जैसे ही ये अलग हो जाएगा, हम इसे प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझिएगा, दोबारा हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, एक प्लेट ली, यानी एक प्लेट जो है, एक बड़ी सी प्लेट ली, उसके अंदर क्या किया, एग्रोज जेल डाला। यानी सबसे पहले एक प्लेट ली और उसमें क्या डाल दिया, एग्रोज जेल डाल दिया। एग्रोज जेल क्या है, एक सीवीड है, एक समुद्री खरपतवार है, यानी जो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट भी बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैसे बना है, पॉलीसैकेराइड होता है, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल का पॉलीसैकेराइड जो हम बात करें ग्लूकोज के अंदर। अब देखिए, एग्रोज जेल इसलिए डाला गया ताकि डीएनए का फ्रेगमेंट जो है वो नष्ट ना हो। अगर हवा में डीएनए होगा तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, दो अलग अलग धनावेशित और ऋण आवेशित सिरे, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह से पोल हमने इसके अंदर बनाए। यानी इसके लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डाली इसके अंदर, यानी थोड़ी बहुत जो है आवेश इसमें प्रोवाइड किया, यानी फील्ड जो है हम बात करें तो इस फील्ड के कारण यहाँ कौन से पोल बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने देखा कि डीएनए जो होता है वो कैसा पोल होता है उसका, डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो डीएनए जो है वो धन आवेशित सिरे की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। और डीएनए अगर धन आवेशित सिरे की तरफ आकर्षित होगा तो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना जल्दी ही धन आवेशित सिरे की तरफ जाएगा, क्योंकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इस तरह से डीएनए की साइज, यानी डीएनए के फ्रेगमेंट के साइज के अनुसार, यानी डीएनए के टुकड़ों के साइज के अनुसार ये एक सीक्वेंस में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। और जैसे ये सीक्वेंस में अरेंज होंगे, फिर हमें इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इथिडियम ब्रोमाइड इसके ऊपर डालना पड़ेगा, और साथ में यूवी रेज को भी इसके ऊपर डालना पड़ेगा। जैसे इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेज डालेंगे, ये स्टेन करने के बाद और यूवी रेज डालने के बाद हमें जो है ऑरेंज कलर की स्ट्रिप जो है, अलग से डीएनए जो है वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर हम इल्यूशन प्रोसेस करेंगे और इल्यूशन प्रोसेस से जो वांछित डीएनए है उसको ऑब्टेन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि इल्यूशन के बाद हमने इसको प्लाज्मिड के साथ क्यों जोड़ा, क्योंकि एक बात समझिए स्टूडेंट कि हमें एक फ्रेगमेंट मिला, पर आप यूं समझिए कि मैं कहूं कि एक फ्रेगमेंट की किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। यानी जो भी जीव है जिसके अंदर आप इसको भेजना चाहते हैं उसके अंदर इसकी संभावनाएं बहुत कम है। हो सकता है कि ये जो है डीएनए का टुकड़ा है वो जाने में फेल हो जाए, यानी ये पहुंच ना पाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस डीएनए के जैसे यानी वांछित डीएनए के बहुत सारे टुकड़े बना लेते हैं। यानी एक से बहुत सारे फ्रेगमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि प्लाज्मिड क्या काम करता है, बहुत सारे कॉपी नंबर बनाने का काम करता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था, टूल जब पढ़ रहे थे उसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने कहा था कि प्लाज्मिड जो है वो बहुत सारे कॉपी नंबर बनाता है। चाहे प्लाज्मिड की बात करें या यैक की बात करें, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात करें, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात करें, इस तरह से बहुत सारे जो है वाहक हम यूज करते हैं। जो हम नेक्स्ट जो टूल है वो हम वाहक ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्लाज्मिड है, यैक है, बैक है, ठीक है। इस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसके साथ हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ताकि इसकी बहुत सारी संख्याएं बढ़ाई जा सके। तो इसके साथ ही पहला टूल जो था एंजाइम, वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद उसके अंदर हमने ये भी पढ़ लिया कि किस तरह से एक सीक्वेंस के अंदर डीएनए को काटा जाएगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है वो हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसकी नेमिंग किस तरह से होती है, कौन सा उसमें वंश होता है, यानी कौन सा इसमें स्पीसीज है यानी जाति है, कौन सा इसमें स्ट्रेन प्रभेद को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा उसके ऑर्डर को बता रहा है। उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद जो वांछित डीएनए है, यानी डीएनए के टुकड़े तो हमने कर लिए, पर वांछित डीएनए को ऑब्टेन कैसे करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक तकनीक जिससे हम वांछित डीएनए को ऑब्टेन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टूल है वो प्लाज्मिड, जिसके साथ इसको जोड़ा जाएगा, बहुत सारे कॉपी नंबर बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड को डिटेल से। इसको अच्छी से रिवाइज करते रहिए, इसलिए वीडियो को बार बार देखते रहिए, और जब भी आप पढ़ते हैं प्रत्येक पार्ट को तो पिछले पार्ट को साथ साथ रिवाइज करते चलिए, ताकि ये बहुत अच्छा आपका टॉपिक हो जाए बायोटेक्नोलॉजी का।